नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बड़ी दिलचस्प खबर आ रही है वाघा बॉर्डर से। जितने पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ करके भारत ने धकिया करके बॉर्डर पर भेजा था, और ये पहली बार हो रहा है जब पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है एक तरीके से। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जो 65 की लड़ाई थी, 71 की लड़ाई थी, कारगिल का युद्ध था, उस समय भी नहीं किया गया था। लेकिन पूरे देश में ढूंढ ढूंढ करके इनको निकाला जा रहा है कि जो पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हैं, जिनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है और जो बरसों से यहाँ ढीठ बन करके रह रहे थे, यहीं बच्चों को जन्म दे रहे थे, उनको पाल पोस रहे थे, उनके एजुकेशन कर रहे थे, उनकी शादी ब्याह कर रहे थे और सरकार के खर्चों पर पल रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे, सारी सरकारी सुविधाएं ले रहे थे। और जब भी भारत में टेंशन होती थी तो इन्हीं के हाथों में पत्थर भी होते थे, आगजनी में शामिल होते थे। ये इनको इस मौके पर जब व्यापक अभियान चलाया गया राष्ट्रीय स्तर पर, अलग अलग राज्यों में इनको तलाश किया गया कि जो कुछ महीने के वीजा पर आए थे वो कई कई साल तक यहाँ आखिर कैसे पड़े हुए हैं और किसकी मेहरबानी से पड़े हुए हैं। तो इनको पहले 48 घंटे का समय दिया गया था, फिर इसको बढ़ा करके 30 अप्रैल तक का किया गया, और फिर कुछ और रिलैक्सेशन अभी दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि आप लोग जाइए। तो वाघा बॉर्डर पर जितने लोग पहुंचे हुए हैं, इनमें कई महिलाएं ऐसी हैं जो वहां ब्याही थी, वहां गर्भवती हुई, आकर के यहाँ रहने लगी, यहीं बच्चों को जन्म दिया। और चूंकि आयुष्मान योजना भी है आजकल, तो उसका भी फायदा उठाया। उसका फायदा तो सभी उठा रहे हैं। अब अमित शाह का डंडा जब उठा तो इनको भारत छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। और कल तक ये सूचना थी कि पाकिस्तान इनको वापस ले भी रहा है, लेकिन आज सुबह से पाकिस्तान ने जो रिसीव करने वाले काउंटर हैं वो क्लोज कर दिए, बंद कर दिए। अब ये सब के सब वहां स्टक होकर के रह गए। तो ये जो मुद्दा है ये इतना आसान नहीं है जितना हम इस समय देख रहे हैं वाघा बॉर्डर पर। और जो पाकिस्तान की कुल मिलाकर के रणनीति या कुटिल नीति है इनको लेकर के, जरा उस पर भी चर्चा करेंगे कि ये कितनी बड़ी साजिश थी पाकिस्तान की, और वो किस तरीके से भारत को कई तरीके से खोखला भी कर रहा था, इनके जरिए सूचनाएं भी एकत्र कर रहा था, और यहाँ पर एक लघु पाकिस्तान लगभग हर शहर में वो बना चुका था। मेरे साथ बाबा रामदास जी जुड़ रहे हैं, तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाबा जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। तो बाबा जी, ये जो हम देख रहे हैं वाघा बॉर्डर पर लाइन लगी पड़ी है, और वहां पर बड़े हताश निराश से चेहरे, और कुछ टीवी चैनलों के माइक और उनके संवाददाता उनसे पूछ रहे हैं, और कुछ इस अंदाज में भी पूछ रहे हैं जैसे कोई ये बड़ा मानवीय एंगल हो कि साहब उनको अगर भेजा जा रहा है तो जैसे उन पर, उनके बच्चों पर बड़ी ज्यादती कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस दृष्टि से देखते हैं? सर, मैं इसे ऐसे देखता हूं कि देखिए, ये जितने भी लोग हैं इस्लाम के लिए, ये सब फौज के सिपाही हैं। ये औरतें जो 14-14 बच्चे पैदा करके इस्लाम की फौज को बढ़ा रही हैं, ये उनकी फौज का एक अंग है। नंबर 1। नंबर 2, इनकी तो पूरा डॉक्ट्राइन यही है ना कि तुम्हारा जन्म गजवाए हिंद के लिए या जिहाद के लिए हुआ है, जिहाद करो, उस जिहाद में शहादत हासिल करो, उसके बाद जन्नत में जाओ, वहां पे जो है 72 हूर 24 गिलमा होंगे। हालांकि औरतों के लिए वो भी क्लियर नहीं है कि औरतें जब जिहाद करते हुए, शहीद करते हुए या 18वां बच्चा पैदा करते हुए, इस्लाम के का 18वां सिपाही पैदा करते हुए अगर शहीद हो जाएगी तो उसको जन्नत में 74 क्या मिलेगा। खैर, फिर भी सर,
ये सब इस्लाम के गिनी पिग्स हैं, नंबर 1। और इस्लाम ने इनको बट्टे देखिए, इस्लाम आपको पैदा करके जिहाद में ढकेल के बट्टे खाते में डाल देता है। अब तुम मरो खपो शहीद हो जाओ, उसके बाद हिसाब ही नहीं रखता। तो जब तुम उनके हिसाब में ही नहीं हो तो तुमको वापस क्यों लेगा, या तुमको वापस लेने में 1 रुपया क्यों खर्च करेगा? तुम्हारा काम हो चुका है। सर अभी मैं आपसे जब वीडियो के शुरू होने से पहले तो मैंने कहा बेचारे, मैंने कहा वो बेचारे वहां बॉर्डर पे जाके तरस रहे हैं कि हमारा देश हमको वापस नहीं ले रहा। तो आपने कहा ये किसी रहम के लायक नहीं है, ये कहां से बेचारे हैं? सर पर मेरा ना सोचना थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको बताऊं, मैं इन सबको विक्टिम मानता हूं। ये जो 200 करोड़ है ना इस धरती पे, 56 देश और 200 करोड़ के आसपास जितने भी ये हैं, ये सब दीज आर द विक्टिम्स ऑफ इस्लाम। वो हमने सर बचपन में एक कहानी नहीं पढ़ी थी, साइकोलॉजी में एक पाठ पढ़ा था कि एक भेड़िया बालक था जिसको बचपन में ही भेड़िए शायद उठा के ले गए थे, वो भेड़ियों के बीच में पला। तो वो बेशक मनुष्य था, बायोलॉजिकली वो बेशक मनुष्य था, पर चूंकि वो भेड़ियों के बीच में पला था तो वो भेड़ियों की तरह ही बिहेव करता था। तो सर अगर आज आप मान लीजिए उस लड़के को अगर एनालाइज करेंगे तो आप उसको क्या मानेंगे? विक्टिम ही तो मानेंगे ना। उसमें अगर वो भेड़िए की तरह बिहेव करता है तो उसमें उस बेचारे का क्या दोष है? वो तो दुधमुहा बच्चा था जब उसको भेड़िए उठा के ले गए। तो सर यहां पर भी ये जो 200 लोग हैं ना, ये उस भेड़िए के चंगुल में हैं। तो मैं तो कहता हूं भैया ये विक्टिम्स हैं और इनको पूरी दुनिया को मिलकर रेस्क्यू करना चाहिए। ये लोग दे आर विक्टिम्स ऑफ इस्लाम एंड दे शुड बी ट्रीटेड विद कंपैशन। इन पर बेचारों पर दया करो और इनको रेस्क्यू करो। इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान में जो 20-25 करोड़ है ना, इनको हम रेस्क्यू करके वापस मनुष्य बनाएंगे। ये मेरा एक थॉट प्रोसेस है। सब लोग इससे सहमत नहीं हो सकते, परंतु ये मैं मानता हूं। अच्छा सर एक चीज और बताना चाहता हूं, अपने लोगों को डिसओन करना, सर ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ये असल में इस्लाम की फितरत है। मैं आपको कारगिल वॉर का एक बड़ा मजेदार मैं आपको दृष्टांत बताता हूं। जब कारगिल वॉर सर समाप्त हो गया ना और तकरीबन सारी चोटियां खाली हो चुकी थी, तो किसी एक चोटी पे एक पाकिस्तानी सिपाही अभी भी जिंदा था। उसका एम्यूनेशन खत्म हो चुका था, उसके पास कोई हथियार नहीं था। तो हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बोला कि अरे भैया तेरी सारी फौज मर गई और हम तुझे जिंदा कैप्चर करना चाहते हैं, तुझे मारना नहीं चाहते, तू सरेंडर कर दे। तो सर वो इतना बहादुर सिपाही था, उसका नाम था लेफ्टिनेंट इनायत अली। आज भी अगर आप द्रास के वॉर हीरोज मेमोरियल में जाएंगे ना, तो वहां इनायत अली की फोटो लगी है जब उसको कैप्चर किया गया। और सर उसके पास हथियार बंदूक नहीं थी, वो पत्थर फेंक रहा था। खैर इंडियन आर्मी ने उसको कैप्चर किया, उसको लेके आए और इंडियन ऑफिसर्स ने उससे इंटेरोगेट किया, क्या है तुम किस रेजिमेंट में हो? क्योंकि वो एक जीवित प्रिजनर ऑफ वॉर चाहते थे जिसे दुनिया को बता सके कि ये कोई कबायली और वो नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर थे। सर आपको पता है पाकिस्तान आर्मी ने उस बहादुर सिपाही को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि नहीं हम इनायत अली को वापस नहीं लेंगे। सर बाद में फिर डिप्लोमेटिक उसमें करके इंडियन आर्मी ने उसको बाइज्जत बाय रोड वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंचाया था, जबकि पाकिस्तान उसको लेने को तैयार नहीं था। 2-3 महीने बाद गया था वो। एक और दृष्टांत है सर, एक बहुत जाबाज अफसर हुआ है कर्नल शेर खान। उसका था तो वो कैप्टन, पर उसका नाम था कर्नल शेर खान क्योंकि उसके बाप दादा भी फौज में थे। सर लोग मतलब ये तो इतिहास में दर्ज है कारगिल में कि वो इतनी बहादुरी से लड़ा था कि इंडियन आर्मी भी उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी। खैर उसको जब इंडियन आर्मी ने मार गिराया, वो वहां पे पाकिस्तान का शहीद हो गया, तो फिर हमारे इंडियन जनरल ने कहा कि उसकी बॉडी को इज्जत से सम्मान के साथ वापस लाओ। तो सर कर्नल शेर खान, ही वॉज अ यंग ऑफिसर, उसको नीचे लाया गया कारगिल में। और आपको
जान के ताज्जुब होगा कि एक दुश्मन देश के सैनिक का साइटेशन, साइटेशन होता है प्रशस्ति पत्र, उस ब्रिगेड कमांडर थे, वो ब्रिगेडियर सरदार जी हैं, उन्होंने वो स्मिता प्रकाश के इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि एक दुश्मन देश के मृत सिपाही का साइटेशन माने प्रशस्ति पत्र भारतीय सेना ने लिखा, भारतीय सेना के एक जनरल ने, उसकी डेड बॉडी को भी पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया। तो सर ये इतने एहसान फरामोश कौम है, ये अपने ऐसे जाबाज सिपाहियों को वापस लेने से मना कर देते हैं, तो ये 14-14, 18 बच्चे पैदा कर चुकी इन खातूनों को क्यों वापस लेगा साहब पाकिस्तान? तो वाघा बॉर्डर का काउंटर बंद करके भाग गया पाकिस्तान, इसमें कौन सी ताज्जुब वाली बात है? इसके पीछे बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं बाबा जी। पहली बात तो ये है कि जिन खातूनों ने, जिन महिलाओं ने, जिन लड़कियों ने पाकिस्तान में शादी की 10-10 साल पहले, 20-20 साल पहले, 40 साल पहले तक, 42 साल का भी एक केस है जम्मू कश्मीर का, 42 या 43 साल पुराना मामला है, जो वहां शादियां कर रही हैं उनको वहां की नागरिकता क्यों नहीं दे रही है पाकिस्तान सरकार? वो इतने सालों बाद भी, 4-4 दशक बाद भी भारतीय पासपोर्ट अपने पास क्यों रखे हुए हैं? और ये कौन सा तरीका है कि वहां आप शादी करो, वहां से गर्भवती हो और हिंदुस्तान में आकर के बच्चों को जन्म दो, और ये बच्चे जो यहाँ जन्म ले रहे हैं वो भारतीय, यानी खातून जो हैं वो तो पाकिस्तानी हैं, बिना पासपोर्ट की पाकिस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तानी नेशनल से उन्होंने शादी की है, वो भी पाकिस्तानी नहीं है, बस गर्भ धारण वहां करती हैं और यहाँ आकर के बच्चों को जन्म देती हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी है इन लोगों ने। सर यही तो इस्लाम का अलतकिया है, ये दे आर लाइक पैरासाइट्स। पैरासाइट क्या करता है? अपने होस्ट की बड़ी आंत में पलता है, जहां डाइजेस्टेड, आपको मालूम है पैरासाइट्स की अपना खुद का कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, क्योंकि वो तो पचा पचाया खाना खाता है, इसलिए उसको खाना पचाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए ऑल द पैरासाइट्स सर्वाइव इन द लार्ज इंटेस्टाइन, पहली बात, और अपने सब्जेक्ट का खाना, अपने सब्जेक्ट का खून चूस कर बड़े होते हैं, और इनका एकमात्र सिद्धांत है कि जहां जिसकी आंत में पल रहे हो, असल में वो तुम्हारा शत्रु है, उसको चूस के मार देना है। तो सर ये हिंदुस्तान इनके लिए, ये हिंदुस्तान के पैरासाइट्स है। अच्छा दूसरी बात है, पाकिस्तान जैसे भूखे नंगे देश की नागरिकता ये क्यों लेंगी? बच्चे वहां के लिए पैदा करो, वो बच्चे इस्लाम के सिपाही हैं, वो गजवाए हिंद में काम आएंगे, और सुविधाएं सारी भारत चलो, भारत एक संपन्न राष्ट्र है सर, 150 से ज्यादा योजनाओं का लाभ लो, है? बच्चे गर्भवती हो जाए, वहां से भारत सरकार पैसा देना शुरू करती है, उसके बाद डिलीवरी कराने के लिए एम्बुलेंस फ्री मिलती है, डिलीवरी फ्री मिलती है, डिलीवरी से पैसा फ्री मिलता है, उसके बाद बच्ची पैदा होती है उसका सब कुछ फ्री मिलता है, उसके बाद पढ़ने के लिए फ्री मिलता है, शगुन का पैसा फ्री मिलता है, हर चीज फ्री मिलती है, उसके बाद 14 बच्चा पैदा करती है उसका सब कुछ फ्री मिलता है, फ्री का घर मिलता है, फ्री की सिलाई मशीन मिलती है, फ्री का उज्ज्वला कनेक्शन मिलता है, फ्री का इलाज मिलता है। भूखे नंगे पाकिस्तान की नागरिकता क्यों लेगी? वो तो दोनों का मजा ले रही है भाई। ये वो पैरासाइट्स हैं जो पल रहे हैं भारत में हमारे आपके टैक्स पेयर के पैसे से, परंतु गजवाए हिंद के सिपाही पैदा कर रही हैं पाकिस्तान के लिए, तो ये तो उनके लिए बड़ी अच्छी स्थिति है सर, पैसा आपका, सिपाही उनका, तो वो क्यों भारत की नागरिकता छोड़ेगी? तो ये सर यही तो इस्लाम की फितरत है। अब इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है साहब, इतने सालों तक ये हिंदुस्तान में रहती रही, यहीं बच्चे पैदा करती रही, उनकी परवरिश, पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी ब्याह, उनके भी बच्चे पैदा करवाती रही, और सरकारों को पता नहीं चला, सिस्टम को पता नहीं चला। कहीं से तो इनकी एंट्री होती होगी, कहीं तो रजिस्टर में लिखा जाता होगा कि कौन आदमी पाकिस्तान से हिंदुस्तान में गया है
और उसकी वीजा की अवधि तो दर्ज होती होगी। कोई सिस्टम ही नहीं है क्या हमारे यहाँ कि ये देखे कि जिसकी वीजा की अवधि खत्म हो गई है वो वापस क्यों नहीं जा रहा है? आखिर जवाबदेही किन की थी अब तक, अगर ये छिपे बैठे थे? ये घटना अगर नहीं होती और अमित शाह ये फैसला ना करते कि पासपोर्टधारी या गैर पासपोर्टधारी जितने भी पाकिस्तानी हैं सबको निकाल बाहर करो 2 दिन के भीतर अंदर इनको, ये तो एक ऐसी फॉल्ट लाइन जो है पकड़ में आ गई जिसने आंखें खोल करके रख दी। और ये जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की कई गुना आबादी बढ़ गई है, इसमें तो पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है, बांग्लादेश का कंट्रीब्यूशन है, रोहिंग्या का जो है कंट्रीब्यूशन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की पॉलिटिकल जमात का कंट्रीब्यूशन है। सर पर उसमें एक बात और है, अभी जो हम देख रहे हैं दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो उन लोगों को हम नोटिस थमा पाए हैं जिनका रिकॉर्ड या जिनके वेयर अबाउट्स इंडियन एजेंसीज को और लोकल पुलिस को पता थे कि भैया वो फलानवा पाकिस्तानी है और फलाने घर में रह रहा है। सर ऐसे तो अभी लाखों 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 हैं जो गायब हैं, उन तक तो बात आई ही नहीं है। ये तो वो चंद थोड़े से हैं, और वो थोड़े से की संख्या 5 लाख बताई जा रही है जिनका रिकॉर्ड है हमारे पास, या जिनको एटलीस्ट वी कुड सर्व द नोटिस। सर मुझे लगता है कि बिना जानकारी वाले जो छुपे हुए हैं देश में, उनकी संख्या तो करोड़ों में जाएगी। और ये तो अभी सिर्फ पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं हम, अभी तो सर बांग्लादेशी हैं, अभी तो रोहिंग्या हैं। तो सर ये अच्छा, और एक बात बताऊं सर, अभी वो एक कश्मीर के एक लड़के का वीडियो चल रहा है, वो कहता है कि साहब मैंने यहां से बीटेक किया है, मेरे पास राशन कार्ड है, मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, मैं तो यहाँ का वोटर हूं, पर रहने वाला वो रावलपिंडी 17 साल से यहाँ रह रहा था, और 17 साल से यहाँ रह रहा है। कहते हैं मैं मेरे ऐसे मुझे कैसे निकाल दोगे, मैं तो नौकरी करने जा रहा हूं, मैं तो मेरा नौकरी का इंटरव्यू है। बताइए पाकिस्तानी का, मैं आपको बताऊं, मेरी हमारे घर पे एक हेल्प है, बेचारी लेडी हिंदुस्तानी हिंदू महिला है, पंजाब में उन्होंने एक गरीब औरत ने एक छोटा सा घर बना लिया है, और पंजाब सरकार पिछले 3 साल से उसको बिजली का कनेक्शन नहीं दे रही है, इतनी लालफिताशाही है। तो एक लेजिटिमेट हिंदू सिटीजन को तुम बिजली का कनेक्शन नहीं दे रहे हो, परंतु एक पाकिस्तानी वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, सारे कार्ड बनवा के बीटेक करके भारतीय पैसे की टैक्स पेयर्स मनी से, और वो अल्पसंख्यक वाली छात्रवृत्ति लेके पढ़ के इंजीनियर बन गया, दामाद बना रखा है। सर क्या मजाक बना रखा है। और जो अपना लेजिटिमेट नागरिक है उसको एक बिजली का कनेक्शन नहीं दे रहे हो 3 साल से। ये है आपकी सरकार, ये है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, ये है आपका प्रशासन। और एक चीज और बता रहा हूं आपको, अमित शाह लाख जोर लगा लें, भारत सरकार अभी आप 1-2 दिन रुक जाइए, अभी मिलॉर्ड स्वतः संज्ञान लेके इन सबके डिपोर्टेशन को स्टे कर देंगे। नहीं कोई नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर का आ गया, जम्मू कश्मीर का आ गया, एक परिवार को रोक दिया वहां की हाई कोर्ट ने। हाँ बताइए, कर लीजिए, इनका डिपोर्टेशन आप ना करें। हाँ तो अभी तो मिलॉर्ड आना बाकी है, मिलॉर्ड इनको दामाद बना के इस देश में रखेंगे, और इस देश में एक पूरी लॉबी है जिसने इनको अपना दामाद बना रखा है। ये इसीलिए कह रहे थे कि कागज नहीं दिखाएंगे। हाँ बड़ा अच्छा पॉइंट था सर, यही यस। अच्छा हम लोग ना कई बार मजाक में करते थे, हम लोग की वीडियोस या फेसबुक पोस्ट के नीचे ना जब ये आके कमेंट करते थे तो मैं हमेशा उनको एक ही जवाब देता, अब खाली पीली यहाँ सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट मत कर, कागज ढूंढ ले, कल को तू कहेगा मेरे पास कागज नहीं, फिर तुझे डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे, जाके अपने कागज ढूंढ। सर कागज होंगे तब तो मिलेंगे। और सर मुझे लगता है कि ये संख्या 5 करोड़ से ऊपर जाएगी। और इनको कवर फायर देने वाले कौन कौन थे, जरा वो चेहरे भी याद कर लें हम। आरपा कानून से लेकर के इतने लोग जो हैं वो इनको कवर फायर देते थे, द वायर और सब ये जितने भी लायर हैं, ये सब के सब जो हैं वो ये कहते थे कि साहब अब कहाँ कागज मिलेंगे, इतने पुराने कागज कहाँ से मिलेंगे। और ये
भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, उसका प्रमाण मांग रहे थे कोर्ट में खड़े होकर के। जी, राम सेतु था कि नहीं था इसका प्रमाण मांग रहे थे। अच्छा सर, जो कवर फायर देने वाली मैं बताऊं, आज से 4 दिन पहले गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक बयान आया था, उसने बकायदा एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया था कि सिख जो है पंजाब की भूमि से पाकिस्तान पे हमले को अलाउ नहीं करेंगे। सर हू बहू वही बयान, वही चीज आज सिमरनजीत सिंह मान ने रिपीट कर दी है पंजाब में, कि भारत सरकार झूठे आरोप लगा के पाकिस्तान पे जो है हमला करना चाहती है, और उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं दी, और ये तो पाकिस्तान के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। कल पाकिस्तानी असेंबली में भी एक खातून ने यही बात कही है। जी, इनके आपस में लिंक समझ लीजिए और पूरा तो इकोसिस्टम देखिए समझ ना, लीजिए। और वो सिमरनजीत सिंह मान तो हमारा एक्स एमपी है सर, और सरेआम कह रहा है, सरेआम पाकिस्तान का पक्ष ले रहा है। तो कवर फायर देने वाली इतनी बड़ी लॉबी है सर, तो क्यों नहीं हमारे दामाद बनेंगे। जी, और इन सब का इलाज यूसीसी, एनपीआर, एनआरसी वही है। बहुत तेज गति से ये सब पूरा किया जाए, जांच पड़ताल की उतना जाए। ही नहीं है सर, सिर्फ उतना ही नहीं है इनका इलाज सर, उसके आगे सर देखिए, कुछ दुनिया की हर समस्या कई बार कानून से, कागज से, संविधान से हल नहीं होती सर। दुनिया की कोई भी समस्या डंडे से हल हो जाती है। तो सर सारे उपाय करने के बाद डंडा बहुत जरूरी है। राजदंड जो है ना, राजदंड, डंडा मीन्स मेरा है राजदंड, वो यूपी में चल रहा है ना राजदंड। पूरे सीमावर्ती इलाके में एक भी अवैध मदरसा, एक भी अवैध मस्जिद, एक भी अवैध दरगाह, एक भी अनरिकॉग्नाइज्ड सो कॉल्ड मदरसा स्कूल, किराए के घरों में यादव जी लोग मदरसा चला रहे थे और करोड़ों रुपए की ग्रांट अखिलेश सरकार से ले चुके। वहां पे योगी जी ने सर, योगी जी का राजदंड काम कर रहा है कि ऐसी कोई हम जिहादी बनाने की फैक्ट्री अपनी धरती पे नहीं चलने देंगे। सर ये राजदंड हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में चलाना होगा। और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में तो बहुत बड़ा अभियान इस समय चल रहा है योगी सरकार जी का। जी जी, इनको गिराने का अभियान चल रहा है। और सर वो पूरा अभियान नेपाल से आगे, यूपी से आगे बिहार, बंगाल, पूरा आगे तक चलना चाहिए। और इधर हम गुजरात में भी देख रहे हैं। गुजरात जी, में तो अब जूनागढ़ तक ये मुहिम पहुंच गई है। जो हाँ अहमदाबाद से शुरू हुई थी वो अब जी। जूनागढ़ तक पहुंच गई है। और वो एक लेक, जो लेक खाली कराई है अहमदाबाद प्रशासन ने, बता रहे हैं उसमें 10,000 से ज्यादा एनक्रोच करके मकान बनाए हुए थे, और पूरी की पूरी लेक ही कब्जा कर ली थी। और उसमें ज्यादातर बांग्लादेशी थे, घुसपैठिए थे और रोहिंग्याज भी थे, और जाहिर है पाकिस्तानी भी होंगे ही। अच्छा सर, अभी आज की एक लेटेस्ट डेवलपमेंट में और बता दूं कि J&K सरकार ने वूलर लेक और डल लेक और कश्मीर की जितनी भी लेक्स का एनक्रोचमेंट करके, वहां पर भी पूरी की पूरी लेक पे कब्जा करके लोगों ने घर और वो बना लिए हैं। तो सर पूरी के पूरे एनक्रोचमेंट, जो पक्के स्ट्रक्चर्स, उनको हटा के पूरी लेक की ड्रेजिंग करके सिंधु जल समझौते का पानी उसमें डाइवर्ट करके सभी लेक्स को, वाटर बॉडीज को जो है वाटर स्टोरेज के लिए तैयार करने की मुहिम आज से कश्मीर में शुरू हो गई है। शुरुआत हुई है वुलर लेक से। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन चुनौती है। शुरुआत बेशक हो गई है और शुरुआत भी अच्छी हुई है, लेकिन आप देखें, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अभी तो मी लॉर्ड्स का इसमें कूदना बाकी है। और ये जो पूरा जी इकोसिस्टम है, ये जो लुटियन जी मीडिया है, ये भी अभी छाती पीटना शुरू करेगा। और पाकिस्तान तो अपनी असलियत पर आ ही गया है। इन लोगों को वहां वाघा बॉर्डर पर रोक दिया है, काउंटर बंद कर दिए हैं, इनको रिसीव करना बंद कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये अपने आप में अगले कुछ महीनों के लिए, संभवतः कुछ साल के लिए, एक बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है भारत सरकार के सामने।
बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदास जी, आप जुड़े और आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव।